जी नाजरीन वेलकम बैक। बात हो रही थी कि कॉलर एक थे जिन्होंने कहा कि उनका केस जो है जनवरी से जो है वो उन्होंने ब्रिटिश हाई कमीशन में जमा कराया था, तो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया। नॉर्मली जो है हमारे पास जितने भी केस हैं या हमारी एक्सपीरियंस है उसमें तो इतना ज़्यादा टाइम जो है वो 5 माह का अरसा नहीं माह का अरसा नहीं लगता है, लेकिन इसमें जो है वो अब हमें नहीं पता कि क्या वजह है जिस वजह से इतना टाइम लगा, क्योंकि उन्होंने कोई भी किसी किस्म की इनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी नहीं ली है। अगर वो लेते तो इससे पता चलता है कि वो किस जो डॉक्यूमेंट इनके थे वो डॉक्यूमेंट में उनको या एम्प्लॉयर को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं या टैक्स ऑफिस को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो अगर इन्होंने सम टाइम ऐसे भी होते हैं तो जो है सबूत जो इन्होंने पेश किए हैं उनमें से कमी भी हो सकती है कि नाजरीन एक कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में जारी रखेंगे बात। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी वालेकुम सलाम जी। जी मैं पाकशार से बात कर रहा हूँ। जी 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 मैंने ये पूछना था कि एक बंदा है उसने स्पास रिन्यूअल की इंटरव्यू हुई थी कोई अगस्त में लास्ट ईयर। स्पाउस की जो है वो एप्लीकेशन दिया, उसका इंटरव्यू किया उन्होंने? या रिन्यूअल। हाँ हाँ, रिन्यू कराने के लिए। जी जी। हाँ हाँ। और वो उन्होंने कहा था कि वीज़ा मतलब आपको दे देंगे, पर अभी तक उनके डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं आए और एक साल मतलब और एक होने साल हो रहा है। वो शादी यहाँ पे हुई थी या वो बाहर से वो आए थे और फिर एक्सटेंशन ले रहे हैं वो? फ्रॉम बाहर से आए थे। अच्छा अच्छा। देखिए ये सिचुएशन जो है ना ये वेरी अनफेयर है। इसी के बारे में मैं पहले बात कर रहा था कि जिन लोगों ने लास्ट ईयर अगस्त में केस जमा कराए हैं, सितंबर में किए हैं, नवंबर में किए हैं, उन लोगों के केस सबके अभी पेंडिंग है, आपके नहीं है, सबके ही पेंडिंग है। और जब हमारे जो केस पेंडिंग है हम रब्ता कर रहे हैं होम ऑफिस से कि भाई ये क्या हो रहा है, आपने तो एक टाइम फ्रेम दिया था जिस टाइम फ्रेम के अंदर आपने फैसला करना था, लेकिन उसको वो टाइम फ्रेम तो कब का गुजर चुका है, अब ये आप क्या कर रहे हैं? तो उनका जवाब ये आया, बड़े अरसे के पहले तो जवाब ही नहीं दे रहे थे, बाद में जो उन्होंने जो जवाब देना शुरू किया वो ये है कि हम यूक्रेन से जो लोग आ रहे हैं हम उनके केसेस जो हैं उनको डील कर रहे हैं, और बाकी जितने केसेस हमारे पास हैं हम उनको पशा पर्दा कर दिया, यानी कि उनको हमने पेंडिंग पे कर दिया है। तो जब तक हम इनके साथ, अब ये ना जाने अल्लाह कब तक ये जो झगड़ा यूक्रेन का चलता रहेगा, वो लोग आते रहेंगे और हमारे जो केस हैं जहाँ पे जो हमारे लोग रह रहे हैं जिनके वो ऑब्वियसली विदाउट द वीज़ा वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, उनकी डेली लाइफ जो है वो सीरियसली अफेक्ट हो रही हैं, उनका इनको परवाह नहीं है। और जो नए आ रहे हैं उनको ये जो है वो एंटरटेन कर रहे हैं, और जो बेचारे यहाँ पे पड़े हुए हैं उनको इन्होंने जो है वो पेंडिंग पे डाला हुआ है। ये ऑब्वियसली इज़ नॉट फेयर। इसके लिए आपको अपने एमपी के पास जाएं, उसको उसे कहें कि लेटर लिखें। या एमपी। हाँ, एमपी जो आपका लोकल है उसको अच्छा। कहो कि लेटर लिखे होम ऑफिस को कि आप जो है हमारा ये सिचुएशन का बंदा है, इसका इतने अरसे से केस पड़ा हुआ है, क्यों आपने इस केस को जो है वो लटकाया हुआ है? कोई रीज़न नहीं है। पेपर भी सारे आप लोगों ने जो नॉर्मली हमने दिए हुए हैं और चेक हुए हैं, जो हमने केस किए उनमें कोई ऐसी ये नहीं है कि पेपर भी कुछ हो उसमें कोई कमी हो या पेपर पूरा ना हो, वो पेपर भी सारे सही हैं। ऑल दे नीड टू डू, कोई बड़ा टाइम नहीं लगता, 1-2 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि पहले से भी इन लोगों के वो जो एक्सटेंशन तो ऑलरेडी उनको स्टे मिली हुई है। अगर आप एक्सटेंशन करनी है आपने, पूरे का पूरा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है ऑनलाइन उनके सिस्टम पे। ऑल दे नीड टू डू उनका नाम डालें और वो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, नए पेपर उनके सामने पड़े हुए हैं, 2 दिन नहीं लगते फैसला करने में। ये किस किस्म का जो है ये कानून है कि साल हो रहा है लोगों को आप फैसला नहीं दे रहे? यूक्रेन से लोग आ रहे हैं, हम उनको एंटरटेन करें? भाई वो आ रहे हैं तो ठीक है उनकी मदद करें, लेकिन एक सेपरेट दायरा बनाएं ना, वहाँ पे वो आए उनकी उनकी मदद या करें। या 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 तो ओके। ये जो सिचुएशन है ना, ये मैं सबको यही कहूँगा कि सब लोगों के केस जो हैं वो इनफैक्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं और रीज़न यही दे रहे हैं। तो मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि आप जाएं अपने एमपी के पास जाएं, उसको आप वोट देते हैं और उसे कहें कि एक लेटर जो है ना वो ज़रा दबा कर एक लेटर जो है वो होम ऑफिस को लिखें कि भाई हमारे हकूक़ को वो मैटर नहीं करते हैं, जो लोग आ रहे हैं उनके हकूक़ हमसे बेहतर हैं। तो वो रिक्वेस्ट करें, वो फिर वो उनको जवाब दें और इस प्रोसेस को वो जो है वो प्रोलॉन्ग जो कर रहे हैं उसको में जल्दी करें। ठीक है थोड़ा सा अरसा डिले हो जाती है, अगर कोई नया सिचुएशन अचानक आपके सर पे आ पड़ती है तो आपको टाइम लगता है, तो ये कोई कोई बात नहीं इसमें, लेकिन इतना ज़्यादा अरसा लगने की जो है वो
या आप रिक्वेस्ट करें और आई थिंक जो है ना ये सब लोग जो जिनके पेंडिंग है रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर जल्दी जो है वो फैसले होंगे, क्योंकि क्योंकि लोकल एमपी जो है उनका एक से होता है, वकील तो लिखते रहते हैं, उनसे उनका या तो Okay. या I just wanted to ask one other question. Are there any upcoming changes to the spouse visas? नो नो एट द मोमेंट कोई भी नई चेंजेस स्पाउस वीज़े के लिए नहीं है, कोई ऐसी किस्म का नहीं है। वो सारे का सारे वही रूल्स हैं, 18,600 तनख्वाह का, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का। तो एक्सटेंशन के लिए भी आपको शो करना कि आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, 18,600 तनख्वाह स्टिल आप अर्न कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको वो 10 साल के रूट पे डाल देंगे रादर देन 5 साल के। तो इसमें कोई भी जो है देयर इज नो चेंजेस एट द मोमेंट फॉर स्पाउस वीज़ा, एग्जैक्टली सेम व्हिच हैव And बीन nothing upcoming within the next sort of like 6 months to a No, year? no, nothing at all. Okay, all right. Yeah. Thank you very much. So you Thank don't you. need to worry. ओके, थैंक यू फॉर योर कॉल। नाजरीन, ये कॉल था बेसिकली इस सिलसिले में कि जो लोगों ने लास्ट ईयर एप्लीकेशन दिए थे एक्सटेंशन के लिए या फ्रेश एप्लीकेशन दिए हुए हैं, उनका जो है यानी कि ऑलमोस्ट साल तक होने को आ रहा है, उनके फैसले नहीं हो रहे हैं। ये हमारे साथ भी है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने लास्ट ईयर अगस्त सितंबर के जो एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है, उनमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पेपर ऑब्वियसली क्योंकि हमने जमा किए हुए हैं, हमारे ऑब्वियसली सारे पेपर हमने चेक किए हुए हैं कि वहाँ पे कोई भी किसी पेपर कमी नहीं है, तो लोगों के रिकॉर्ड ऑलरेडी उनके पास मौजूद है, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऑल दे नीड टू डू इज़ ओपन अ फाइल और वो जो पेपर मौजूद है उनको देखें और फैसला करें। इतना ज़्यादा वो अरसा नहीं लगता। और पेंडेमिक की वजह से पॉसिबल है कि थोड़ा जो है वो इनफैक्ट क्या कहते हैं डिले हो रहे थे, लेकिन अब पेंडेमिक भी ख़त्म हो चुका, इतने ज़्यादा केस भी जो है वो नहीं आ रहे हैं कि इनके पास। तो या आप अपने वकील को भी कहें कि वो लेटर लिखें और एमपी को भी कहें कि लेटर लिखें, और जितने ज़्यादा ये आप लेटर लिखेंगे और लिखाएंगे एमपी से या अपने वकील से, तो इसका जो है वो फिर होम ऑफिस पे जो है वो असर पड़ता है। तो वो हो सकता है कि इस प्रोसेस को जो है वो थोड़ा तेज़ करें। नाजरीन, बात हो रही थी असाइलम सीकर के हवाले से कि जो असाइलम सीकर जो हैं यहाँ पे इनफैक्ट आकर सियासी पनाह ले रहे हैं, सिंगल लोग जो हैं डंकी मार के जो आ रहे हैं गैर कानूनी तरीके से लोरी के अंदर छुप कर, वो लोग यहाँ पे जब आ रहे हैं उनको ये लोग जैसे वो सियासी पनाह लेते हैं उनको ये डिटेन करते हैं। और उसका अब पहली फ़्लाइट जो है 14 जून को वो इनफैक्ट भेज रहे हैं रवांडा को। रवांडा के साथ जैसे मैंने स्टार्ट पे कहा था कि इनकी एग्रीमेंट हो चुकी है, 120 मिलियन पाउंड इन्होंने उनको दिया है कि इनके जो असाइलम लोग जो सीख करेंगे वहाँ पे उनको भेजने के लिए, तो फिर वो उनको जो है वहाँ पे अपने कैंपों में रखेंगे। अब ये कैसे होगा, इसकी आगे जाकर क्या सूरत हाल होगी, किन लोगों को ये इनफैक्ट वापस भेजेंगे, जो लोग यहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनके केस 10-10 12-12 साल जिनके केस पेंडिंग पड़े हुए थे, उनको जिन लोगों के फैसले हो चुके हैं कि उन्होंने असाइलम नहीं एक्सेप्ट किया, उनके साथ ये क्या करेंगे। और फिर उसके बाद जो अफ़गानी लोग हैं यहाँ पे, उनकी ऑब्वियसली जैसे आप जानते हैं कि तालिबान आने की वजह से अब उनका अगर वो अफ़गानी थे और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो अफ़गानी थे, तो उनके जो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुए थे कि काबुल में जा सकते हैं, ये वहाँ पे जो है सेफ्टी मौजूद है, लेकिन अब वहाँ काबुल में भी कोई सेफ्टी मौजूद नहीं है। उन लोगों को इनको स्टे देने चाहिए। क्या उन लोगों को ये जो है डिटेन करेंगे, क्योंकि लोग ज़्यादातर साइन पे हैं, जब वो साइन करने शुरू, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे जो लोग साइन करने जाते थे वो बंद हुए थे, लेकिन अब इन्होंने जो है वो साइनिंग भी जो है लोगों को वो टेक्स्ट भेज रहे हैं कि आप साइनिंग के लिए आएँ। क्या उन लोगों को भी ये डिटेन करेंगे, क्योंकि अगर करते हैं तो ये बहुत बड़ी जो है नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इन्होंने ऐलान किया था कि जो लोग वहाँ पे 20,000 लोग जो है गवर्नमेंट के इदारों में अफ़गानिस्तान में काम करते थे उनको ये इनफैक्ट अगर वो असाइलम लेते हैं सियासी पनाह तो इनको 20,000 लोगों को ये असाइलम देंगे। उसके अलावा इन्होंने ये कहा था कि वहाँ पे जो वल्नरेबल बच्चे चिल्ड्रन जो वहाँ से लोग बच कर यहाँ पे आ जाते हैं और सियासी पनाह यहाँ पे आकर लेते हैं, तो उनको भी 20,000 लोग वो भी थे जिनको इन्होंने जो है वो सियासी पनाह देनी थी। अब जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनके जो 10-12 साल 15 साल यहाँ पे इनका केस पहले चला था और केस रिफ्यूज़ हो चुका था,
वो लोग जो हैं उनको इन्होंने एक्सेप्ट तो किया था, ये अफ़गानी हैं, तो अब उनको तो इनको डेफिनेटली जो है वो डील करना पड़ेगा और उनको जो है वो सियासी पनाह देनी पड़ेगी। लेकिन अब ये जो है ऐसे लग रहा है कि जो एक मैंने स्टोरी पढ़ी है, जो उनमें से 50 लोगों में से एक अफ़गानी लड़का भी है जो बच्चा एज अ बच्चा था आया था, तो उसे आई थिंक 14-15 साल हो चुके हैं, उसको भी उन्होंने उसमें डाला हुआ है। आई थिंक कि अगर उसका कोई बाहर कोई बंदा है चैलेंज करेगा तो मोस्ट लाइकली उसको नहीं भेज सकेंगे, लेकिन अगर उसका कोई भी नहीं है तो ये बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी होगी कि वो लोग वो सिंगल आदमी उसी में डाल दें जो डंकी मार के अभी आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है इसका कोई क्लियर कट वाजिया जो है वो नहीं नज़र आ रहा कि ये किन लोगों को इन दो ऑल दो कहने कहने जो कह रहे हैं उससे तो यही पता चल रहा है कि उन लोगों को इनको करना चाहिए जो लोग अभी आ रहे हैं, डंकी मार के आ रहे हैं, जिनके पास कोई वीज़ा नहीं है और वो लोरी इस्तेमाल करते हैं या डंकी मार के इधर आ रहे हैं, उन लोगों को ये एम कर रहे हैं कि उनको रवंडा भेजा जाए। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। ये एक जो है वो क्या कहते हैं कि ये लोगों को एक दिखावे के लिए ये कह रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने शुरू ये करनी है तो ये वो सब लोगों को जो असाइलम पे पेंडिंग पड़े हुए हैं या असाइलम लिए हुए हैं, जिनको मिल गया उनको तो आई थिंक भेजने के लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जिनके पास नहीं है या जिनके केस पेंडिंग पड़े हुए हैं या जिनके रिफ्यूज़ हो चुके हैं और वो साइनिंग पे जा रहे हैं, तो आई थिंक इन सब लोगों को टारगेट करेंगे। तो अब ये देखा जाएगा कि यहाँ की अदालतें जो है इस चीज़ को किस तरह देखती हैं और उनके अदालत का क्या फ़ैसला आता है। अगर तो अदालत ये बेहतर तो यही हो कि जिन लोगों को ये भेज रहे हैं वो 4-5 बंदे साथ मिलकर एक ग्रुप एक्शन जो है वो लेते हैं, तो फिर ये होगा कि ये जो फ़्लाइट है हाँ जी नाजरीन, एक कॉल ले लेते हैं, इसके बाद बात जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी वालेकुम सलाम जी, मैं लुटन से बोल रहा हूँ। मैंने एक सवाल पूछना था आपसे। आपने टीवी की आवाज़ कम करें क्योंकि वो वापस दोबारा रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके जी जी जी, मैंने अपनी मॉम का मैंने केस करवाया था यहाँ का इंडेफिनिट स्टेम के लिए ना, जी तो जी। वो उन्होंने दे दिया था, लेकिन उन्होंने 2.5 साल का दिया है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वो 5 साल तक का होगा या 10 साल तक होगा 2.5 साल का वीजा? नहीं, आई थिंक वो जो दे रहे हैं ना वो 10 साल के रूट पे ही डालेंगे। 10 साल के रूप पे डालेंगे, जा लेकिन जा हमने एप्लीकेशन जो थी ना वो इंडेफिनिट की डाली थी। नहीं, इंडेफिनेट तो वो देते ही नहीं है ना, इंडेफिनेट तो आप भूल ही जाएं, क्योंकि वो पेरेंट्स की एप्लीकेशन यहाँ पे वो एज अ विजिटर आए थे, फिर आपने पेरेंट्स की एप्लीकेशन डाली थी। नहीं 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 जी, जी विजिटर आए थे यहाँ पे जी विजिटर आए थे, तो हमने उनकी यहाँ पे रहने के वाले साहब जा फोटो हो जा गए थे तो। जी जी, वो देखें, वो कभी भी वो जो है ना वो इंडेफिनेट नहीं देंगे, वो डेफिनेटली आपको 10 साल के रूट पे डाल देंगे। और जी इनफैक्ट जी आप बड़े लकी हैं कि आपको उन्होंने दे भी दिया है। ज़्यादातर जो पेरेंट्स की एप्लीकेशन है उनका मेजोरिटी जो है वो रिफ्यूज़ करते हैं। तो ये ओके ओके। आपको, ये बहुत आपकी अच्छी किस्मत है, ये आपकी माई की, इन्होंने एक्चुअली केस उन्होंने दे दिया है। नॉर्मली जो है उनका पहला रवैया यही है कि जो पेरेंट्स एप्लीकेशन है उनको वो ना करते हैं रिगार्डलेस के क्या सिचुएशन है। तो ये 10 साल के रूट पे ही हैं, वो 5 साल के रूट पे नहीं है। आपको 10 साल के बाद ही उनकी जो है इंडेफिनिट लीव मिलेगी, क्योंकि उनका उनका मेन इशू ये है कि पहली बात है वो देते नहीं, अगर दे दिया आपको तो वो ये है कि 10 साल के रूट पे आप किसी किस्म का कोई भी बेनिफिट आपकी माँ के लिए नहीं ले सकते। तो यही अच्छा उनका अच्छा मकसद ठीक है, है। इसका मकसद ही यही है कि वो उन्होंने दे तो दिया है, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो आप किसी किस्म का जो है गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट उनके लिए लें। अच्छा तो अच्छा ठीक जी जी। ठीक, अच्छा अच्छा, तो बेनिफिट का कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि अभी पासपोर्ट नहीं आया। अभी इन्होंने कहा कि जून जुलाई तक नहीं, आएगा अब वो पासपोर्ट जैसे लाके। मैंने कहा ना कि वो डिले चल रही है, जो यूक्रेन की वजह से वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम सब केस पेंडिंग है और डिले जो है वो चल रही है उसकी वजह से। तो जी वो जी। आ जाएगा, लेकिन जब आ जाएगा तो फिर भी आपको जो है वो बेनिफिट नहीं आप ले सकेंगे, 10 साल के रूट पे होगा, उसके बाद आपको जो है वो इंडेफिनिट लीव मिलेगी। जी तो वो शुक्रिया। ट्रैवल कर सकते हैं दूसरी कंट्री में? नहीं, ट्रैवल कहीं भी यूरोप, कर सकते हैं यूरोप भी जा सकते नहीं, हैं आगे यूरोप पीछे की जा? यूरोप नहीं आप जा सकेंगे, यूरोप के लिए उनको वीज़ा लेना पड़ेगा। अच्छा, यूरोप के लिए भी अपने के लिए या इजी मिल जाएगा वीजा, जी इट्स जी, नो वो इजी हार्ड। मिल जाएगा कि जब उनके पास यहाँ का अगर वीज़ा है तो वो किसी मुल्क पे जाना चाहें तो वीज़ा उनको इजी मिल जाएगा, वो कोई मसला नहीं होगा उनके तो लिए। उनको आने जाने का लाइक 6 मंथ का कोई नहीं होगा कि या जब जा सकते वो हैं कोई जब कोई मन जा? कोई मकसद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। तो 10 ईयर्स के बाद उनको हम ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं 10 ईयर्स के बाद, जब उनको और वो इंडेफिनिट पहले मिल जाएगा? इंडेफिनेट लीव लेंगे फिर ब्रिटिश पे अप्लाई करेंगे ना, पहले अच्छा इंडेफिनेट अच्छा, लीव पहले होगा उनको फिर 10 ईयर्स, ओके या ओके, फिर ठीक ठीक, फिर वो बिल्कुल होगा। बिल्कुल। जी जी शुक्रिया, थैंक यू सर। शुक्रिया जी आपके कॉल का।
हाँ जी नाजरीन, ये इन्होंने बड़े लकी हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने कह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो पेरेंट्स की एप्लीकेशन हैं, अगर यहाँ से भी आप करते हैं, वो विजिटर आते हैं तो उनका घर में बैक होम में उनका कोई भी लुक आफ्टर करने वाला बंदा मौजूद नहीं है और उनकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है और उनकी सेहत जो है वो भी बहुत जो है ख़राब हो चुकी है, तो वो वापस वहाँ जाकर अकेले नहीं रह सकते। तो आप यहाँ पे एज अ विजिटर आए हुए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उसमें तो कोई मामला स्टॉपेज नहीं है, लेकिन जो चांसेस हैं आपको वीज़ा मिलने की वो बहुत कम है। इन नज़रात को तो मिल गई है, बहुत लकी है क्योंकि आई थिंक इनकी जो सर्कमस्टेंसेस है वो साफ ज़ाहिर हो रहा कि वहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं था। तो और इनके जो माँ है वो काफ़ी उम्र की है और काफ़ी कुछ जो है वो कहते हैं सेहत के हवाले से बहुत सारे मसले मसाइल होंगे, तो पॉसिबल है कि उसकी वजह से उन्होंने दे दिया। लेकिन ज़्यादातर जो लोग वहाँ इवन वहाँ से भी जो एप्लीकेशन आते हैं और जेन्युइन एप्लीकेशन आते हैं जिनका कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं है, उनके माँ बाप बीमार हैं, अकेले रह रहे हैं, उनके वीज़े भी जो है वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। और अमेजिंग थिंग ये है कि जब आप अपील राइट है, लेकिन आप अपील में जब ट्राइब्यूनल में जाते हैं तो वहाँ पे भी जो इतना बड़ा स्ट्रिक्ट जो है वो रूरल रेगुलेशन जो है वो जजेस हज़रात अप्लाई करते हैं कि उसमें भी अपील भी आपकी सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। ये एक एरिया है जिसे मैंने जो है रेगुलर कहता हूँ कि आप लोगों को चाहिए जब आप एप्लीकेशन करते हैं, रिफ्यूज़ होते हैं, तो आप अपने जो एमपी से भी लेटर लिखाएं कि ये जो ऑल्दो कानून तो मौजूद है लेकिन उसमें सक्सीड जीतने के चांसेस बहुत कम हैं। तो आप कोशिश करें कि इस हवाले से बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं जो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जहाँ पे डेफिनेटली जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे के सारे उनकी औलाद जो बच्चे हैं वो इनफैक्ट या इंग्लैंड में या कहीं बाहर किसी और मुल्क में है और घर वहाँ पाकिस्तान में उनका या अपनी मुल्क में उनका कोई भी देखभाल करने वाला बंदा मौजूद नहीं है और वो उनके पेरेंट्स काफ़ी उम्र के हो चुके हैं और उन सेहत के हवाले से भी उनके लिए बहुत सारा मसला है कि वो वहाँ पे अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंसानी जो है वो अलमिया है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है, आपके पेरेंट्स जब ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं तो वो ज़हनी तौर पे कमज़ोर भी हो जाते हैं और इमोशनली भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं कि ये ऐसा वक्त होता है जहाँ पे उनको अपनी औलाद जो अपने करीबी हैं उनके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उनका आखिरी वक्त होता है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो उनकी औलाद है वो उनके पास हो। तो इस बारे में जो है ये डेफिनेटली आप जो है वो अपना जो है एक्शन करें और एमपीओ को लिखें कि ये कानून जो है इसमें नरमी पैदा की जाए। नाज़रीन, हमारा जो वक्त है ये ख़त्म होने वाला है और ख़त्म हो चुका है, तो अपना अपने दोस्तों का रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह निगहबान।